देखो बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी की यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग बायोलॉजी का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं चैप्टर का क्या है। सबसे पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन बताता हूँ और फिर हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर आएंगे। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री मीन्स होता है अगेन और प्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस और टू जनरेट। तो सिंपल बोले, अगेन टू प्रोड्यूस इज कोल्ड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का दोबारा से पैदा होना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from the parents is called reproduction। इसका मतलब ये है कि नए इंडिविजुअल का पैदा होना अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से ही कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन होना मतलब पैदा होना नए इंडिविजुअल का अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब हम देख रहे हैं कि प्रकृति में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। तो कहने का मतलब है, हमारे टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रकृति में जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, मगर एक तीसरा तरीका भी है रिप्रोडक्शन का। मेनली इट अकर बाय टू वेज। मेनली तो दो तरीके से होता है। एक का नाम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक तीसरा तरीका भी होता है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। बट मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है प्रकृति में, नेचर में, वो दो तरीके से होता है। एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल क्या है, फिर हम लोग मेन टॉपिक्स पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हाइड्रा है, स्पाइरोगायरा है,
प्लेनेरिया है, इन सभी के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है वो एसेक्सुअल चलता है, क्योंकि इनके अंदर सेक्स प्रेजेंट नहीं होता है, या कहीं कि इनके अंदर सेक्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। तो कुछ बातें हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। पहली बात यह है कि इट इज यूनिपेरेंटल इन नेचर होता है। तो ये कैसा होता है? यूनिपेरेंटल इन नेचर होता है। यूनिपेरेंटल इन नेचर का मतलब क्या होता है? यूनिपेरेंटल इन नेचर का मतलब होता है दैट इज ओनली वन पेरेंट, that is only one parent is involved in this type of reproduction। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, या कहें कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब कहने का इसमें मेल और फीमेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और फिर भी ये रिप्रोडक्शन करके नए बच्चे पैदा कर सकते हैं या पैदा करते हैं। तो यूनिपेरेंटल इन नेचर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही कोई फ्यूजन होता है। तो कहने का मतलब है नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट टेक्स प्लेस। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में ना तो कोई गैमिट बनते हैं और ना ही उनका कोई फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है ना तो गैमिट बनते हैं और ना ही वो गैमिट आपस में मिलते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में गैमिट बनते भी हैं और साथ साथ जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है तो वो आपस में मिलते भी हैं। जैसे हमारे गैमिट स्पर्म और ओव्यूम होते हैं, तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें ना तो कोई गैमिट बनता है और ना ही कोई गैमिट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है, जब कोई गैमिट बनेगा नहीं, फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कहने का मतलब है तो नो जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो इसमें कोई जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता। अब ये जाइगोट क्या होता है अभी बताएंगे बाद में। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई जाइगोट वगैरह भी नहीं बनता है। तो पहली बात तो ये है कि यूनिपेरेंटल इन नेचर है। इस तरह के रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है नया बच्चा पैदा करने के लिए। इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब कोई फॉर्मेशन नहीं होते तो कोई फ्यूजन भी नहीं होता है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई जाइगोट वगैरह भी नहीं बनते हैं। तो अभी देखते हैं आगे। और अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑफस्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑफस्प्रिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो अपने पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लोन्स of their parents, that is they are exact copy of their parents। तो कहने का मतलब ये है ऑफस्प्रिंग का यहां मतलब है बच्चे, और किसके बच्चे? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स का मतलब होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं या हम शक्ल होते हैं अपने पेरेंट्स के। अपने पेरेंट्स के बिल्कुल हम शक्ल होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन पेरेंट्स है और कौन बच्चा है।
कौन बाप है और कौन बच्चा है, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं या कार्बन कॉपी होते हैं। तीसरा क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो ऑफस्प्रिंग है किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ऑफस्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन, डू नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो इवोल्यूशन में मदद नहीं करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है कि वो नई प्रजाति बनाने में प्रकृति के अंदर कोई भूमिका निभाते नहीं है या कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई वेरिएशंस नहीं होती है, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेनली, कि यूनिपेरेंटल नेचर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और बच्चे पैदा कर देता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं बनता है, और जब गैमेट नहीं बनता है तो उसका कोई फ्यूजन भी नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई जाइगोट भी नहीं बनता है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्लॉन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के। कहने का मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किसी भी तरह के इवोल्यूशन में मदद नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये नई प्रजाति बनाने में भी कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब थोड़ा सा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं और फिर हम लोग अपने चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स पर आएंगे। चलिए देखिए भाई जल्दी से। तो अब हम लोग ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट जो ले रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले नाम से समझो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का रिप्रोडक्शन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे अंदर सेक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। घोड़ा हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, इवन प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है। तो ये जनरली का मतलब है अधिकतर, हमेशा नहीं, अधिकतर। ठीक है, जनरली बाइपेरेंटल, जनरली बाइपेरेंटल इन नेचर। तो जनरली बाइपेरेंटल इन नेचर, दैट इज टू अपोजिट सेक्स, to opposite sex parents, to opposite sex parents is involved। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कहने का मतलब है एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ऐसा नहीं कि नया बच्चा पैदा करना है तो दूसरा मेल ही पैदा कर देगा या फीमेल ही पैदा कर देगी। तो ये जनरली ये बाइपेरेंटल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी एक बच्चा पैदा करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस तरह के रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन भी होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। इस तरह के रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो तभी होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन हो और साथ साथ में वो गैमेट आपस में मिले। अब वो मिलेंगे कैसे सुसरा, जब मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करेंगे या कहीं हिंदी में यौन संबंध बनाएंगे। तीसरा क्या है, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, जब गैमेट बन गए और मिल भी गए तो उसके रिजल्ट से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट
इज फॉर्म्ड होता है, तो साथ में जाइगोट भी फॉर्म होगा, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड होता है। अब तीसरी पॉइंट्स ये है, मतलब जो चौथा पॉइंट्स ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, या आप यहां पर यंग वंस भी कह सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग और यंग वंस ऑफ किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ऑफस्प्रिंग ऑफ या यंग वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is differ from their parents। इसका मतलब है that is they show variations। तो जो बच्चे पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। डिफर का मतलब है कि कभी भी अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं होते, हम शक्ल नहीं होते। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसा बाप है वैसा ही बच्चा हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, पता ही नहीं चलता दूसरा बाप कौन है और बच्चा कौन है। तो जो ऑफस्प्रिंग है, ये यंग वंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो डिफर होते हैं अपने पेरेंट्स से। कहने का मतलब ये है कि वो वेरिएशन शो करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के कभी भी बिल्कुल हम शक्ल नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, तो उनमें अपने पेरेंट्स से थोड़ा अंतर रहता है। अगला पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है किसके, ऑफस्प्रिंग ऑफ किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इवोल्यूशन होते हैं। तो हेल्प्स इन इवोल्यूशन होते हैं, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्या मतलब है भाई, जो बच्चे हैं या ऑफस्प्रिंग हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो इवोल्यूशन में मदद करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो नई प्रजाति बनाने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं सुसरे मदद, क्योंकि वो वेरिएशन शो करते हैं, उनमें अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट पे उनमें काफ़ी सारी क्या होती है, वेरिएशंस होती है, वो अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट पे काफ़ी क्या होते हैं, अलग होते हैं। और यही फैक्टर एक नई प्रजाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं जाइगोट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जाइगोट बोला था मैंने कि जाइगोट आ रहा है बीच बीच में, ये दूसरा जाइगोट क्या होता है। तो जाइगोट देखते हैं जाइगोट क्या होता है। तो मैं आपको जाइगोट बता रहा हूं। देखिए जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज द फ्यूजन, जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट, जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट of two opposite sex गैमेट। तो जो जाइगोट है वो फ्यूजन प्रोडक्ट है किसका, दो अपोजिट सेक्स गैमेट का। कैसे मतलब, देखो भाई मेल और फीमेल उन्होंने दोनों ने ब्याह करवा लिया है, अब वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे दूसरों ने जब ब्याह करवा लिया है, तो ये इसका क्या है, ये है उसका स्पर्म। किसका स्पर्म है, ये मेल का, तो ये स्पर्म हो गया। और ये किसका है, फीमेल का ओव्यूम हो गया, तो ये ओव्यूम हो गया। और ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। ये क्या है, स्पर्म मेल गैमेट होता है और ओव्यूम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो जैसे इन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट करा, यौन संबंध मिलाया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई। और मिलने के बाद क्या बना, एक सेल बनी, ये एक प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक फ्यूजन प्रोडक्ट है किसका, दो अपोजिट सेक्स गैमेट्स का। इसका मतलब ये है कि जाइगोट तभी बनता है जब एक स्पर्म और एक ओव्यूम आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। और ये मिलेंगे कब, जब मेल और फीमेल आपस में क्या बनाएंगे,
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे या कहीं यौन संबंध बनाएंगे। तो जाइगोट क्या हुआ? जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट सेक्स गैमेट होते हैं। तो जाइगोट फ्यूजन प्रोडक्ट होता है दो अपोजिट सेक्स गैमेट का। कहने का मतलब ये है कि जब स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसी प्रोडक्ट को विज्ञान नाम देता है जाइगोट का। तो थोड़ी और बातें देख लेते हैं हम लोग जाइगोट से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। चलिए अब जाइगोट से रिलेटेड दो चार बातें देख लेते हैं क्या है। देखो भाई जाइगोट क्या है। पहली बात तो यह है जाइगोट के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पता चल गया होगा कि जाइगोट कैसे बनता है। जाइगोट तब बनता है जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं। कॉन्टैक्ट बनाने पर उनके दोनों के गैमेट्स निकलते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है या जो भी पहली सेल तैयार होती है उसी पहली सेल को या प्रोडक्ट को विज्ञान कहता है जाइगोट कहता है। अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज ए डिप्लॉयड सेल। तो जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉयड सेल है। अब ये क्या होता है डिप्लॉयड सेल? तो जाइगोट इज ए डिप्लॉयड सेल। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। अब देखो डिप्लॉयड सेल हम उन सेल को कहते हैं जिन सेल के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि इसका एक सेट बनाए तो वन सेट जो होगा इसका वो कितने का होगा? 23 क्रोमोसोम्स का होगा। और दूसरा सेट कितने का होगा? 23 का हो गया, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेट 23 क्रोमोसोम्स का होगा और सेकंड जो सेट होगा वो भी कितने का होगा? 23 क्रोमोसोम्स का होगा। भाई थोड़ा जल्दी में गलती हो जाती है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। तो 46 के यदि सेट बनाए तो दो सेट बनते हैं। एक सेट 23 क्रोमोसोम्स का होता है और दूसरा सेट भी कितने का होता है? 23 क्रोमोसोम्स का। तो ये जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यही कहलाता है हाफ या हैप्लॉइड, या कहीं हैप्लॉइड सेल उन सेल को कहते हैं जिन सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे 46 है तो 46 का हाफ कितना हो गया? 23 हो गया। तो 23 क्या हुआ? हैप्लॉइड हो गया। तो जाइगोट इज ए हैप्लॉइड सेल होते हैं। जबकि स्पर्म क्या है ये याद रखना भैया। स्पर्म इज ए कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल। तो स्पर्म इज ए हैप्लॉइड सेल होते हैं। और ओव्यूम क्या होता है? अब ओव्यूम क्या होता है? ओव्यूम को भाई हम लोग एग भी कहते हैं और हिंदी में इसको अंडा कहते हैं। ओव्यूम एग इज ए हैप्लॉइड क्या है? सेल। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है और ओव्यूम भी एक हैप्लॉइड सेल है। क्या मतलब है कि स्पर्म के अंदर भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और ओव्यूम के अंदर भी एक सेट ऑफ क्या है? क्रोमोसोम्स है। जबकि जाइगोट के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हुए दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स? क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किससे आया? फादर से। और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किससे आया? मदर से। तो दो सेट मिलके कितने बन गए? एक सेट मिलके कितने बन गए? दो सेट। तो मतलब क्या हो गई? डिप्लॉयड सेल हो। तो मैं आपको बता भी देता हूं, हैप्लॉइड सेल इज दैट सेल which has only one set of chromosomes। ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो हैप्लॉइड सेल इज दैट सेल विच हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जिन सेल के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही हो उन सेल को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड
सेल कहते हैं। तो जैसे स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है, ओव्यूम एक हैप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल क्या होती है? डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल इज दैट सेल, डिप्लॉइड सेल इज दैट सेल which has, diploid cell is that cell which has two set of chromosomes। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल इज दैट सेल विच हैज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड सेल वो सेल होती है जिनके अंदर दो सेट ऑफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है जितने उस प्रजाति में क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड में क्या होते हैं? जितने क्रोमोसोम्स उस प्रजाति में है उसके आधे होते हैं। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओव्यूम, एक्सेप्ट छोड़ के किसको? स्पर्म एंड ओव्यूम को, ऑल अदर सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ स्पर्म को छोड़ दो और किसको छोड़ दो? ओव्यूम को छोड़ दो। तो स्पर्म और ओव्यूम को छोड़ करके शरीर के अंदर जितनी भी टोटल सेल्स हैं वो सारे की सारे डिप्लॉयड इन क्या है? नेचर है। कहने का मतलब है कि उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या कहीं टू सेट ऑफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो भाई, हम लोग इस चैप्टर की जो तीसरा चैप्टर है पहली यूनिट का, उसकी हम लोग कुछ क्या लेंगे? इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर की, तो वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आएंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है जो अगला है, उसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट क्या ले रहे हैं? टर्म्स ले रहे हैं। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्या लेंगे? टर्म्स देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर में, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे।